समय और स्थितियों को अनुकूल बनाया जाए तो दुनिया की कोई भी शक्ति इस देश को एक होने से रोक नहीं सकती। पार्ट 2। अध्यक्ष महोदय, कल से जिस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है उसके स्पष्टता दो किस्से हैं। उनमें से एक है विवादास्पद है और दूसरा उपयोगी है। प्रस्ताव के 5 से 7वें परिच्छेद तक का हिस्सा उपयोगी है। इन परिच्छेदों में भारत के भविष्यकालीन संविधान के लक्ष्यों को दिखाया गया है। मुझे यहाँ कहना ही पड़ेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे समाजवादी द्वारा तैयार किया गया यह प्रस्ताव भले उपयोगी हो लेकिन बेहद निराशाजनक है। प्रस्ताव के इस हिस्से में उन्होंने जो कुछ शामिल किया है, मुझे उम्मीद थी कि वे इससे आगे जाकर सोचेंगे। इतिहास के अध्ययनकर्ता के रूप में मैं इस बात का ख्याल ज़रूर रखता कि किसी भी हाल में प्रस्ताव के इस हिस्से में शामिल बातें उसमें जोड़ी ही न जाती। प्रस्ताव का वह हिस्सा पढ़ते हुए बरबस फ्रांस के सदन द्वारा मानवीय हकों के संदर्भ में उद्घोषित किए गए घोषणा पत्र की एक धारा याद आती है। वास्तव में 450 सालों के बाद भी मानवीय हकों से संबंधित घोषणा पत्र और उसमें जोड़ा गया तत्व अपनी मानसिकता का अविभाज्य हिस्सा है। ऐसा अगर मैंने कहा तो वह उचित ही होगा। मैं तो कहना चाहता हूँ कि दुनिया के किसी भी सुसंस्कृत इलाके में रहने वाले आधुनिक मनुष्य की मानसिकता का वह अविभाज्य हिस्सा बन गया है। कट्टरपंथी विचार रखने वाले तथा सामाजिक संरचना के मामले में पुरातनवादी हमारे देश में इन तत्वों की वैधता को नकारने वाला शायद ही कोई हो। इस प्रस्ताव में उसे दोहराना केवल अपने पंडित होने का प्रदर्शन करना भर है। यह सिद्धांत हमारे स्पष्ट नज़रिए का हिस्सा बने हुए हैं, इसलिए हमारे लक्ष्यों के रूप में उनकी घोषणा करना आवश्यक हो जाता है। इस प्रस्ताव में कुछ अन्य खामियां भी हैं। मैं देख रहा हूं कि प्रस्ताव के इस हिस्से में कुछ अधिकारों के बारे में व्यवस्था को साफ साफ बताया है, लेकिन उन्हें शामिल करने के उपायों का या किसी योजना का उसमें जिक्र नहीं है। आप जानते हैं कि लोगों के हक जब छीन जाते हैं तब ऐसी व्यवस्था बेकार ही कही जाएगी जिसमें छीने गए हकों को फिर पाने का कोई प्रबंध ना हो। ऐसे उपायों की मुझे इसमें कमी महसूस हो रही है। किसी भी व्यक्ति के प्राण, उसकी आज़ादी और उसकी संपदा को कानूनी कार्रवाई के बिना छीना नहीं जा सकता। यह सर्वमान्य सूत्र भी इस प्रस्ताव में मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। कानून और नीति की सीमा के तहत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। असल में कानून क्या है और नीति के क्या मायने हैं, यह उस वक्त की सरकार ही तय करेगी। तब एक शासनकर्ता एक नज़रिया अपनाएगा तो दूसरा कोई और नज़रिया अपनाएगा। तत्कालीन शासनकर्ताओं पर अगर यह फैसला छोड़ दिया जाए तो पता नहीं मौलिक अधिकारों की स्थितियां क्या बनेगी। यह बताना मुश्किल है। महोदय, प्रस्ताव में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था दी गई है। इस प्रस्ताव के पीछे अगर ईमानदारी और वास्तविकता हो, इसके बारे में मुझे रत्ती भर भी आशंका नहीं है, तो प्रस्ताव प्रस्तुत करने वालों को राज्य किसके सहारे सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक न्याय कर सकें, ऐसे स्पष्ट उपायों की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इस पृष्ठभूमि पर मैं सोच रहा था कि देश में आर्थिक सामाजिक न्याय की व्यवस्था पर अमल कर पाने के लिए खेती और उद्योग के राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था प्रस्ताव में होना आवश्यक था। समाजवादी अर्थव्यवस्था के बगैर भविष्य में कोई भी सरकार देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कैसे कर पाएगी, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इसलिए इन बातों के स्पष्ट जिक्र के लिए मेरा विरोध न होते हुए भी मुझे यह प्रस्ताव थोड़ा निराशाजनक ही लगता है। इस प्रस्ताव के बारे में मेरा मत और जानकारी पेश करने के बाद यह सवाल मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। अब मैं प्रस्ताव के पहले हिस्से की ओर मुड़ता हूँ। पहले 4 परिच्छेदों का इसमें समावेश है। इस सभा में अब तक जो चर्चा हुई है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यह हिस्सा विवादास्पद है। प्रस्ताव में प्रयुक्त गणराज्य शब्द विवाद का केंद्र बिंदु है, ऐसा लगता है। सार्वभौमिकत्व लोगों के बीच से निर्माण होता है। चौथे परिच्छेद के इस हिस्से के इर्द गिर्द यह विवाद केंद्रित है। मेरे मित्र डॉक्टर जयकर द्वारा कल उपस्थित किए गए मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में सभा द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार करना सही नहीं होगा। इस मुद्दे पर यह विवाद पैदा हुआ। महोदय, इस महान देश के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक भविष्यकालीन संरचना और उज्जवल भविष्य के बारे में मेरे मन में तिल भर भी आशंका नहीं। आज हम राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक नज़रिए से विभाजित हैं, इसका मुझे एहसास है। एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली छावनियों के समूह में हैं हम, बल्कि मैं तो यह भी मानता हूँ कि मैं भी ऐसी ही एक छावनी का नेता हूँ। महोदय, यह सब भले सही हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि समय और स्थितियों को अगर अनुकूल बनाया जाए तो कोई भी शक्ति इस देश को एक होने से रोक नहीं सकती। तालियों की गड़गड़ाहट। विभिन्न जातियां और संप्रदाय होने के बावजूद हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बारे में मैंने मन में कोई आशंका नहीं। भले आज मुस्लिम लीग भारत को 2 फाड़ करने की कोशिश में लगा है, लेकिन एक छत्र भारत ही उनके लिए भी सही होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर चाहे तो मुस्लिम खुद अपने बारे में सोचने लगे। अंतिम लक्ष्य के बारे में मेरे मत में हम में से किसी को भी डर पालने की ज़रूरत नहीं है। इस बारे में किसी के मन में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। अपनी दिक्कतें अंतिम लक्ष्य को लेकर नहीं है। आज जो संगठित नहीं है, उस समाज के लोग एक साथ संगठन के मार्ग पर कैसे आगे बढ़े, इस बारे में सोचना, यही हमारी दिक्कत है। हमारी मुश्किल लक्ष्य को लेकर नहीं, शुरुआत कैसे की जाए, यह हमारे सामने बड़ी दिक्कत है। अंतिम उद्देश्य को लेकर हमें कोई दुविधा नहीं। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि अपनी मर्जी से हमारी मित्रता को स्वीकारने के लिए इस देश के हर पक्ष को अगर तैयार करना हो तो पूर्वाग्रह के कारण जो अभी भी शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसे घटकों को मुख्य धारा में शामिल करना होगा और ऐसा करने के लिए उन्हें कुछ रियायतें देनी पड़े तो देने की कूटनीतिक चतुरता बहुसंख्यक पक्ष दिलाए, यह बताने के लिए मैं यह
आह्वान कर रहा हूँ। मन में डर पैदा करने वाले नारों और शब्दों को हम दूर रखते हैं। हमारे विरोधियों की मानसिकता और पूर्वाग्रहों को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें कुछ रियायतें देंगे, उन्हें भी अपने साथ कर लेंगे। हम जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं उस मार्ग पर अपनी मर्जी से वे हमारे साथ हो लेंगे। इस मार्ग पर लंबे समय तक हम अगर साथ चलते रहें तो ही हम एकता की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आयु जयकर की उपसूचना का मैं यहाँ केवल इसलिए समर्थन कर रहा हूँ कि हम सबको इस बात का एहसास हो कि साथ मिलकर आगे बढ़ना ही इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। सबको इसका एहसास होना ज़रूरी है। हम सही हो या गलत, हमारे कानूनी अधिकार के साथ हमारी भूमिका मेल खा रही हो अथवा ना खा रही हो, 16 मई अथवा 6 दिसंबर के निवेदनों के अनुकूल हो अथवा ना हो, ये सारी बातें कुछ समय के लिए हम किनारे रखें। कानूनी मुद्दे से भी यह मसला अधिक महत्वपूर्ण है, बल्कि यह कानूनी मुद्दा है ही नहीं। कानून की सभी बातें हम दूर रखते हैं और ऐसी कोशिश करते हैं कि जो लोग आज हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं, वे सभी साथ देने के लिए तैयार हो जाएं। मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं कि हम ऐसा माहौल तैयार करेंगे। धन्यवाद।